में से एक है। हमारी वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने दर्शित करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले भारत भूमि पर एक पूर्ण विकसित सभ्यता रहा करती थी, जो अपने समय में दुनिया की सबसे विस्तृत और उन्नत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले ही एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, उस समय दुनिया की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसा करती थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला नदी के किनारे, चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे। ऐसे ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं अपनी इस भारतीय सभ्यता के बारे में और समझते हैं इस सभ्यता की कुछ ऐसी विशेषताओं को जो इसे दुनिया की सबसे डेवलप्ड सभ्यता होने का दर्जा देती है। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4,000 years ago. दोस्तों, ये बात है साल 1827 की, जब जेम्स लुइस नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जवान अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जवान ड्यूटी से निकलकर भारत भ्रमण करने निकल जाता है। पूरे 2 साल बाद जेम्स पंजाब पहुंचता है, जहां उसे अनजान प्राचीन खंडर मिलते हैं। जेम्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये खंडर क्या है और कितने पुराने हैं। क्योंकि जेम्स को हिस्ट्री का शौक था, तो इसलिए वो इसके बारे में अपनी डायरी में लिखने लगता है। जेम्स नोट्स बनाता है, कुछ ड्राइंग बनाता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसने क्या ढूंढ लिया है। वो खंडर कोई छोटा मोटा खंडर या महल नहीं, बल्कि पूरा एक शहर था। वो था हड़प्पा का शहर, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, इस पूरी घटना के 100 साल तक हड़प्पा सिविलाइजेशन का जिक्र कहीं नहीं होता, लेकिन साल 1920 में जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया और आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के इन खंडरों का सर्वे शुरू किया। पता चला कि असल में ये खंडर 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पुराने हैं। इसी रिसर्च के दौरान सिंधु यानी इंडस रिवर के पास एक और ऐतिहासिक साइट की खोज हुई, जहां ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई, मानो जैसे कोई कब्रिस्तान हो। इसे नाम दिया गया मोहनजोदारो, यानी माउंट ऑफ द डेड। फिर धीरे धीरे खुदाई में और भी ऐसी ही साइट्स मिलने लगी। अब इतना तो अंदाजा हो चुका था कि एक बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन के सबूत पाए गए हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ भी नहीं जानता था। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। आज तक इस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 900 अभी इंडिया में ही है। इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, इंडस और चाइनीज में से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल है। लेकिन साल 2016 में ASI की स्टडी में कहा गया कि एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। ASI ने जिक्र किया है उस समय की फार्मिंग सेटलमेंट्स का, जो 7000 BC से भी पुरानी हो सकती है। इसी रिसर्च पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता कौन थे, इसके लिए अभी भी देश और विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के बीच अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि ये सभ्यता विदेशियों की बसाई हुई थी, तो कुछ इसे भारतीय कहते हैं। अब इन इतिहासकारों के मत कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो दोस्तों ये गर्व की बात है कि हमारे देश में उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी, जिसके जैसी सिटी प्लानिंग उस समय किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं देखी गई। दोस्तों, ये सभ्यता इतनी एडवांस थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरी के घर हुआ करते थे, यानी 2 मंजिल 3 मंजिल जैसे घर देखे गए हैं, वो भी ईंटों की बनी हुई। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके ये लोग घर बनाया करते थे, उनका स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट हुआ करता था, यानी हजारों हो या लाखों, सभी ईंटों का साइज एक ही होता था। हर घर में अटैच टॉयलेट हुआ करता था, खाने की जगह अलग हुआ करती थी, और सबसे कमाल की बात, एक ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जो रोड के बीचों बीच से निकलता था, और सभी घर उससे कनेक्ट हुआ करते थे, यानी घरों का सारा वेस्ट नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। पैदल और बैलगाड़ियों के चलने के लिए जो रोड थे, उन पर साइड में पेड़ लगे होते थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कुएं हुआ करते थे, जिससे राहगीरों
वासियों को पानी की कोई परेशानी ना हो। मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आज भी इस तरह का शहर ढूंढ पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी हम इस महान सभ्यता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं जान पाए। Nimda, those rust tell me. इनकी लिखावट को अभी तक समझा नहीं जा सका है, और यही वो कारण है कि उस समय की सभी सभ्यताओं के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें क्या मिला है। हमें मिली है कुछ मोहरे, कुछ बर्तन, कुछ धातुएं जिन पर बने थे कुछ निशान। मसलन हर मोहर पर नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र बना है और ऊपर की तरफ कुछ निशान बने हुए हैं। माना गया है कि ये निशान सिंधु घाटी में उपयोग होने वाली भाषा या लिपि के निशान है। इस लिपि के 400 से लेकर 700 तक निशानों की पहचान हो चुकी है। हालांकि इनकी ठीक संख्या क्या है इसको लेकर भी अभी लोग सहमत नहीं है, क्योंकि एक ही अक्षर को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट ए को मैं अलग तरीके से लिखता हूँ तो आप हो सकता है उसको कुछ अलग तरीके से लिखते हो। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये चिन्ह सिर्फ 400 के आसपास है। वहीं दूसरे लोग मानते हैं कि सिंधु लिपि में 700 के करीब यूनिक चिन्ह है। अब क्योंकि इतने सारे अलग अलग निशान हैं, इसलिए माना जाता है कि ये लिपि लोगोसिलेबिक थी। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब? अंग्रेजी भाषा को लीजिए, इसमें 26 अक्षर हैं। इनमें से किसी एक अक्षर का कोई अपने आप में मतलब नहीं है, लेकिन इन अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं, वहां से मतलब निकलता है। इसके विपरीत चीन की भाषा में अक्षर जैसा कुछ नहीं है, वहाँ हर प्रतीक का अपना अलग मतलब है। तो ऐसी ही लिपि जिसमें हर चिन्ह या अक्षर का अपना अलग मतलब होता हो उसे लोगोसिलेबिक कहते हैं, और सिंधु लिपि भी एक ऐसी ही लिपि है। इसके अलावा जो दूसरी बात हमें इस लिपि के बारे में पता लगती है वो ये कि इसके दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसका पता ऐसे चला कि कई मोहरों पर चिन्हों को बाईं तरफ चिपका कर लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जगह कम पड़ने पर हम अक्षरों को चिपका कर लिख देते हैं। इसलिए अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु लिपि यानी कि सिंधु भाषा को लिखने का तरीका दाएं से बाएं रहा होगा। हालांकि इसको लेकर भी कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ मोहरों में बाएं से दाएं लिखा गया है, वहीं कुछ मानते हैं कि पहली लाइन में दाएं से बाएं तो दूसरी लाइन में बाएं से दाएं है, फिर कंटिन्यू किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एस या जेड लेटर बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक दिक्कत और भी है कि आज की कोई भी मोहर उठाकर देखें तो उसमें मिरर इमेज में लिखा जाता है ताकि ठप्पा पड़ने पर सीधा लिखा दिखे। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मोहर पर ठप्पा लगाया जाता होगा तो कह नहीं सकते कि बाएं से दाएं लिखा होगा या दाएं से बाएं लिखा होगा। सिंधु लिपि को लेकर कुछ और तथ्य भी हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले हर लेख में औसतन 5 चिन्ह मिलते हैं और सबसे लंबे टेक्स्ट में 17 यूनिक चिन्ह हैं। क्योंकि सिंधु घाटी की मोहरें पारस की खाड़ी से लेकर मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली है, इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच विचारों या वस्तुओं का आदान प्रदान होता होगा। 100 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था, तब से लेकर अब तक इस भाषा का अर्थ जानने की कई कोशिशें हो चुकी है। शुरुआत में एक थ्योरी दी गई थी कि ये लिपि मेसोपोटामिया की लिपि से विकसित हुई है, लेकिन इस थ्योरी को जल्द ही नकार दिया गया, क्योंकि मेसोपोटामिया लिपि को डिकोड करने के बाद में हमें उसका अर्थ पता चल चुका था, जिससे जाहिर हुआ कि सिंधु लिपि और मेसोपोटामिया लिपि में कोई समानता नहीं है। यानी इतना तो तय है कि सिंधु लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था। अब दोस्तों भाषा की खोज होगी जब होगी, लेकिन ये लोग कितने एडवांस थे, इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों बात करें इनके शहरों की, जहाँ एक सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलता है। हर शहर को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। निचाई वाले हिस्से में छोटे और बड़े घर होते हैं, दूसरा है छोटा लेकिन ऊंचाई पर हिस्सा बना हुआ, जिसके बाद चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है। ऊपर बने पार्ट में शहर की सभी इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे मार्केट, फैक्ट्री, वर्कशॉप। लेकिन इस ऊपरी पार्ट में बनी एक खूबसूरत चीज जिसका जिक्र आपने अब से पहले भी सुना होगा, वो है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, जो एक मल्टी स्टोरी स्विमिंग पूल है जिसे जली हुई ईंटों से बनाया गया है और इसे नेचुरल तार के इस्तेमाल से वाटरप्रूफ बनाया गया। इस पूल से कनेक्टेड एक ड्रेन और एक कुआं भी है, जिससे पता चलता है कि इस पूल में फ्रेश वाटर का फ्लो हमेशा होता रहता होगा। इतनी रिसर्च और खोज